Hi everyone, welcome to the solution of chemistry paper of your PSET test. Okay, let's start with question number 16. Question 16 में आपसे बोला गया है incomplete combustion of fuel releases which gas. तो अगर यहाँ पे चार ऑप्शंस को हम देखें, अब फ्यूल्स जनरली होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, है ना, और हाइड्रोकार्बन्स बने होते हैं हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से. उसको हम जनरल फॉर्मूला रख सकते हैं CHOI. अब और हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन करते हैं तो कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो कंप्लीट कंबशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हमें यही पूछा है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा. 17 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन विल नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन सा मेथड किल नहीं करेगा. अगर हम देखते हैं डिस्टिलेशन विल टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर. तो इसका मतलब उसमें एनीथिंग दैट रेजेस द टेम्परेचर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, तो इट विल किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो डिस्टिलेशन और बॉइलिंग दोनों में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो पक्का किल होनी है. उसके बाद बात आता है क्लोरिनेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं. अगर आपको पता होगा स्विमिंग पूल में हम लोग पानी क्लोरिनेटेड वाटर यूज करते हैं, राइट, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें सस्टेन ना कर पाए. और अगर हमें पूछा जाए तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फिल्ट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लियर नहीं होगा, मतलब किल नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. नंबर 18 में देखिएगा द गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. अब एसिड रेन जो होते हैं वो होते हैं मेनली 2 तरह के ऑक्साइड्स की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का तो कोई ऑक्साइड है नहीं ऑप्शन में, और सल्फर का एक ऑक्साइड दिखाई दे रहा है जो कि है SO2 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, विच हैज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स एक्सप्रेसेस फ्यूल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. तो जब भी कोई फ्यूल का एफिशिएंसी हमें मेजर करना होता है तो हम चेक करते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट कितना एनर्जी दे रहा है, राइट. और उसको मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 kg फ्यूल कितना किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है ऑन कंबशन, राइट. तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम देखें विच जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. तो अगर आप सभी ने कैंडल को देखा होगा, कैंडल का फ्लेम, तो उसका जो आउटर पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन जो होता है उसमें आपको एक ब्लू कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, राइट. तो ये वाला जो होता है आउटर जोन, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following are necessary requirements for producing a fire? अब अगर हमें एक फायर क्रिएट करना है तो फायर क्रिएट करने के लिए 3 एसेंशियल चीज होता है. पहला चीज है फ्यूल, कोई एक ऐसा चीज जो कंबशन हो. उसके बाद हमें चाहिए फ्यूल के साथ ऑक्सीजन, राइट, फॉर कंबशन, तभी फायर प्रोड्यूस होगा. और साथ में चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर जिस पे फायर कैच करेगा कोई भी हमारा सब्सटेंस या फ्यूल. तो इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फ्यूल. अब इग्निशन टेम्परेचर के लिए, ताकि हमारा सब्सटेंस, हमारा फ्यूल इग्निशन टेम्परेचर अचीव करे, तो हम क्या देंगे उसको, हम उसको हीट देंगे, राइट. तो इसी वजह से अगर पूछा जाए कि कौन कौन सा चीज जरूरी है तो वो होगा फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट. तो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 22 में देखिए बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम. अब कोई सी भी चीज में फ्लेम क्यों आता है. जब भी कोई वॉलेटाइल चीज बर्न होगा तो इट विल बर्न विद अ फ्लेम. तो वॉलेटाइल गैस, मतलब कोई गैस बोले या वेपर बोले, जो वॉलेटाइल हो, जो गैसियस फेज में आ रहा है, वही चीज फ्लेम के साथ बर्न होता है, राइट. अब अगर हम देखें वैक्स वॉलेटाइल है, हम सब जानते हैं. कैंडल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन भी इवापोरेट होता है. जैसे आपको केरोसिन का एक स्मेल जो आता है वो किसकी वजह से आता है, उसी के वेपर की वजह से. और कैम्फर, कोई भी चीज का अगर आपको एक स्मेल आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वेपर, राइट. और कैम्फर का भी आप सब जानते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, यानी कि दैट ऑल्सो बर्न्स.
बिकॉज ऑफ सम वेपर, यानी कि इट विल बर्न विद अ फ्लेम, राइट। तो जो एक ऑप्शन बच रहा है वो है चारकोल। चारकोल जब बर्न होता है, चारकोल का कलर चेंज होता रहता है, लेकिन यू डोंट सी अ लॉट ऑफ फ्लेम इरप्टिंग फ्रॉम इट, राइट। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चारकोल। Coming to the next question, which gas results from the reaction of metals and sodium hydroxide? तो ये वाला चीज आप जानते हैं कि मेटल एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है along with evolution of हाइड्रोजन गैस, राइट। और इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेक करते हैं? हाइड्रोजन गैस को चेक करने का एक तरीका है जिसमें जहां गैस इवॉल्व हो रहा है वहां पे अगर यू ब्रिंग अ मैचस्टिक, it will die out, the flame will die out with a pop sound, right? तो that is the characteristic identification of hydrogen gas. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. अब जनरल जो आइडिया होता है वो ये होता है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटालिक ऑक्साइड्स, राइट. और मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो होता है बेसिक. और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जिनका नेचर होता है एसिडिक, है ना. तो अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे एक नॉन मेटल. और अमॉन्ग द 4 ऑप्शंस कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सल्फर, सल्फर इज द ओनली नॉन मेटल. और इनफैक्ट SO2 को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल ऐड टू गिव अस H2SO3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड. और सल्फ्यूरस एसिड होने की वजह से अब किसी न्यूट्रल चीज में कोई चीज ऐड करने की वजह से अगर एक एसिड मिल रहा है, यानी कि ये एसिडिक नेचर आया कहां से? इसी चीज से, राइट. तो SO2 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, बोला व्हाट इज द कलर ऑफ कोटिंग अ कॉपर वेसल डेवलप्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. तो एक कॉपर वेसल, कॉपर का अगर हम देखें, एक वेसल जब पुराना हो जाता है तो इट ऑक्सीडाइजेस, एंड ऑक्सीडाइजेस की वजह से इसका उसके ऊपर एक आपको ग्रीनिश कलर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuOH2 विच इज ग्रीन इन कलर, राइट. तो इसकी वजह से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, विच ऑफ द गिवन टेस्ट ट्यूब्स विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर टू इट्स माउथ. तो अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक मैचस्टिक है, एंड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड, दैट मीन्स यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा है? हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन इन चारों में से कौन सा केस में प्रोड्यूस होना चाहिए? अब जनरल आइडिया तो ये है कि एक मेटल एक एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. बट अगर हम देखें इन चारों ऑप्शन को, ए में एक मेटल HCl के साथ आयरन. अब द थिंग इज, ये चीज कर पाने के लिए द मेटल हैज टू बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, राइट. तो मेटल अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो मेटल अपना क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, जो कि हमें चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस पॉप साउंड. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो आयरन इज द ओनली मेटल इन ऑल द 4 ऑप्शंस व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. बाकी में अगर देखें कॉपर, सिल्वर और वापस से कॉपर, इन सारे मेटल्स का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, राइट. तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस बस आयरन HCl के साथ प्रोड्यूस कर पाएगा, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, यानी कि पानी के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं. अब ये चीज आप सभी को पता होगा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, राइट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज सोडियम का रिएक्शन विथ वाटर इज एक्सट्रीमली वायलेंट, है नहीं. यानी कि सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ वो NaOH प्रोड्यूस करता है, राइट. जिसकी वजह से अगर, और ये सिमिलर प्रॉपर्टीज सिर्फ सोडियम ही नहीं, ग्रुप 1 इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो सारे शो करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों का ही रिएक्शन विथ वाटर इज एक्सट्रीमली वायलेंट एंड फास्ट, वायलेंट एंड फास्ट, रैपिड बोल सकते हैं हम। ओके, तो हमें तो चाहिए ऐसा मेटल जो कि पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करे। तो बाकी का बात आता है आयरन और फास्फोरस। पहला बात, फास्फोरस तो मेटल है ही नहीं, तो फास्फोरस को कंसिडर करना ही नहीं है, तो बचा आयरन, राइट। आयरन का अगर हम रिएक्शन विद वाटर देखें तो ये काफी स्लो रिएक्शन होगा और वही हमें चाहिए था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, coming to the next question 28, which of the following non-metals is lustrous? Lustrous substances have a shine, metallic shine. अब अगर हम देखें ऑक्सीजन, O2 तो एक गैस है, अब lustrous is a property which can be shown by solids, right? अब ऑक्सीजन एक गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, राइट, और क्लोरीन भी एक गैस है। तो अगर हम देखें ये गैस, ये लिक्विड, ये गैस, तो सॉलिड तो आ रहा है, बचा हमारा बस आयोडीन ही। और आयोडीन का अगर आप देखेंगे ये वायलेट कलर का एक सॉलिड होता है जो लस्ट्रस शाइन शो करता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। नाउ दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको पता होना होगा कि कौन से पॉलीमर या मटेरियल का क्या सोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा पॉलिएस्टर, ये आपने पढ़ा होगा, हम श्योर। तो पॉलिएस्टर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, राइट, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, 29, तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। एंड अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू एंड द पेपर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। तो वुड पल्प से हम कौन सा मटेरियल बनाते हैं, वुड पल्प से बनता है हमारा रेयन, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए अगेन, राइट, जिसकी वजह से दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। ओके, आई बिलीव द पेपर was very easy on the simpler side which was not very time consuming। तो I'm sure कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ा है। ओके, एंड I wish you all the best and please keep preparing for any other tests that keep coming your way। आप जितना टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट में डेप्थ भी बढ़ेगा, और हमेशा कोशिश कीजिए कि एक टेस्ट से आप कुछ सीखें। ओके, आई होप कि आपको इस टेस्ट से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एंड दैट्स इट। आई होप टू सी यू गाइज इन क्लास।